हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसका हम पार्ट 2 करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि भूकंप लेखी यंत्र भूकंपीय तरंगें अभिलेखित करता है। ठीक है, यानी जो भूकंप लेखी यंत्र एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है। वो क्या करता है, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, ठीक है, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं यानी जो भूकंप आता है, ठीक है, तरंगों के रूप में आता है। तो वो जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनको ये जो है भूकंप लेखी यंत्र रिकॉर्ड करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे क्षेत्र जहां पर कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। भाई क्या होता है, आपने देखा होगा कहीं 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 भूकंप आता है, कहीं कहीं नहीं आता। तो जहां भूकंप नहीं आता इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं आई, भूकंपीय तरंग नहीं पहुंची। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, छाया क्षेत्र। उसको हम क्या कहेंगे, छाया क्षेत्र। यानी कि वहाँ पे कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं हुई, यानी कि आई भी नहीं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, छाया क्षेत्र। अब पढ़ लेते हैं भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। मेनली बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पे हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे 5 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। पहला है विवर्तनिक भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी जन्य भूकंप, तीसरा है नियात भूकंप, चौथा है विस्फोट भूकंप और पांचवा है बांध जनित भूकंप। तो सबको पढ़ेंगे, बहुत आसान ही है। तो पहला है विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप जो होता है, ये भूकंप अधिक आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यानी यही भूकंप आते हैं, विवर्तनिक भूकंप। और ये भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, ये जो मेन भूकंप है वो यही है। ठीक है, यानी जब ऊर्जा निकलती है ज़मीन के अंदर से, चट्टानें जब खिसक जाती हैं, तो चट्टानों के खिसक जाने के कारण जो ऊर्जा निकलती है उसके कारण जो है क्या होता है, भूकंप आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक भूकंप। तो यानी ये जो है मेन भूकंप है, जो अक्सर हमने देखे हैं ना, वो भूकंप ही होते हैं, वो विवर्तनिक भूकंप होते हैं। ठीक है, और ये जो है अधिक आते हैं, जैसे किन्ने बता दिया। दूसरा हमारे पास है ज्वालामुखी जन्य भूकंप। अब ये भूकंप जो होते हैं ये अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। यानी कि ज्वालामुखी जन्य भूकंप भाई, यानी ज्वालामुखी के द्वारा जो उत्पन्न भूकंप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। जैसे जो ज्वालामुखी के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी स्थापित होती है, तो जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो है कई बार ज़मीन भी हिलने लगती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ठीक है, उससे भी ज़मीन हिलने लगती है, क्योंकि भूकंप का मतलब क्या होता है, भूमि का कांपना। तो उससे भी भूमि कांपने लगती है। तो ज्वालामुखी जन्य भूकंप जो है, बस ये ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। भाई जहाँ पे ज्वालामुखी पड़ती है वहीं पे झटके महसूस होते हैं। ठीक है। तीसरा भूकंप है हमारे पास नियात भूकंप। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, खनन क्षेत्रों में, यानी जो खनिज क्षेत्र होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे खनिज निकाले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है। यानी जब हम खनन करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही जब हम खनन कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो खाने होते हैं, खान जो होती हैं, वो उनकी जो छत होती है वो क्या हो जाती है, ढह जाती है, यानी वो नीचे चली जाती है। जिससे क्या होता है, हल्के झटके महसूस होते हैं। ठीक है, और इसे ही हम नियात भूकंप कहते हैं। ठीक है। चौथा हमारे पास, ये तीसरा नहीं, ये चौथा है, यह है विस्फोट भूकंप। अब ये विस्फोट भूकंप क्या है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, विस्फोट। तो कभी कभी क्या होता है, परमाणु और रासायनिक विस्फोट से, भाई परमाणु विस्फोट हो जाता है कई बार। ठीक है, रासायनिक विस्फोट होता है, इससे क्या होता है, भूमि में कंपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्फोट भूकंप। जैसे जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने 2 परमाणु बम जो है दागे थे, जिससे क्या हुआ था, वहाँ पे भूकंप के झटके भी महसूस हुए थे। तो इसे ही हमने क्या बोला है, विस्फोट भूकंप। ठीक है, अगला है हमारे पास बांध जनित भूकंप। बांध जनित भूकंप, बांध जनित भूकंप शब्द से ही पता लग रहा है कि बांध, यानी जहाँ पे बांध होगी वहीं पे भूकंप आएगा। ठीक है, क्या है कि जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। ठीक है भाई, बड़े बांध वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, भूकंप आ जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, बांध जनित भूकंप, जो बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं। ठीक है। अब भूकंप की माप, अब देखिए भूकंप को मापते भी हैं। जैसे इसके 2 माप हैं, एक है रिक्टर स्केल और एक है मरकली। ठीक है, अब जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल क्या नापता है, ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। मतलब ये भूकंप की तीव्रता, यानी कि भूकंप कितना तेज है,
इसको मापता है। ठीक है, यानी कितना तेज़ भूकंप आया है। अगर हमें ये नापना है कि कितना तेज़ भूकंप आया तो हम किससे नाप सकते हैं, रिक्टर स्केल से माप सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मरकली। इससे क्या होता है, जो भूकंप से हानि हुई है, ठीक है, जो भूकंप से हानि हुई है उसको उसको मापा जाता है। ठीक है, यानी जो मरकली होता है वो क्या नापता है, भूकंप से जो हानि हुई है उसको नापता है। कई बार आपने देखा होगा भूकंप आते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जान, ठीक है, जान माल की हानि होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लोगों को। तो उस हानि को मापने वाला डिवाइस कौन सा होता है, मरकली। ठीक है, तो ये भूकंप के दो मापक हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से भूकंप के प्रभाव। भाई भूकंप के प्रभाव बहुत सारे हैं। ठीक है, इसको तो आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं बहुत सारे। जैसे भूमि का हिलना, भाई भूमि हिलती है, एक प्रभाव ये पड़ता है। धरातलीय विसंगति, भाई धरातलीय विसंगति, जमीन टूटने लगती है। ठीक है, भूस्खलन, भूमि खिसक जाती है। मृदा द्रवण हो जाता है। ठीक है, धरातल का एक तरफ झुकना, भाई धरातल कई बार एक तरफ भी झुक जाता है। हिमस्खलन, भाई जो बर्फ होती है वो भी खिसक जाती है। धरातलीय विस्थापन, भाई धरातल जो होता है उसका विस्थापन हो जाता है कई बार। बांध बांध या तटबंध के टूटने से बाढ़, ठीक है, बाढ़ भी आ जाती है कई बार। ठीक है, भूकंप से बाढ़ भी आ जाती है, आग भी लग जाती है। ठीक है, इसके अलावा इमारतों को टूटते हुए तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, वस्तुओं का गिरना, भाई वस्तुएं हिलने लगती हैं, गिरने लगती हैं। सुनामी सुनामी भी आ जाती है कई बार। और ध्यान रखना सुनामी के बारे में कि सुनामी तभी आएगी जब जो भूकंप है वो महासागरों में आएगा। ठीक है, तो ही सुनामी आती है। ठीक है, अदरवाइज नहीं आती। ठीक, अब आते हैं भूकंप की आवृत्ति। भूकंप की आवृत्ति यानी भूकंप कैसे कैसे आता है, कहाँ ज़्यादा आता है, कहाँ कम आता है, ये देखते हैं। देखिए, विश्व के सभी भागों में तेज़ भूकंप नहीं आते। भाई आप ये सोचे होंगे कि विश्व के सभी भागों में तेज़ भूकंप आते हैं, नहीं। कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे तेज़ भूकंप आते हैं। जैसे टर्की, टर्की आपने देश देखा होगा, वहाँ पे अभी भूकंप आया था हाल ही में, तो कितना खतरनाक भूकंप आया था, आपने देखा होगा, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था। तो यहाँ पे क्या है कि विश्व के सभी भागों में तेज भूकंप नहीं आते, कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप आते हैं। अब कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप आते हैं, देखिए, केवल वही जो भ्रंश के नज़दीक है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। भाई जो भ्रंश के नज़दीक है ना, ठीक है, जो भ्रंश के नज़दीक है वहीं पर आएंगे। अब जो टर्की है ना वो भ्रंश के नज़दीक है, ठीक है, प्लेट्स के नज़दीक है, तो ऐसे तीव्र झटके वहीं पे महसूस होंगे। ठीक है, दूसरा है रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना कम होती है। भाई रिक्टर स्केल जो होता है ना, उसका जो माप होता है ना वो 1 से 12 तक होता है। ठीक है, यानी उसकी जो मापक, जिस तरह का स्केल होता है फट्टा, आपने 5 रुपये वाला स्केल, 10 रुपये वाला स्केल देखा होगा जो स्कूल में आप यूज़ करते हो, उसमें 1 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो इसी तरीके से जो रिक्टर स्केल होता है ये क्या करता है, इसमें जो है 1 से 12, इसका जो मापक होता है वो 1 से 12 तक होता है। तो ये कह रहा है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आने की संभावना कम होती है, यानी कि बहुत ही संभावना कम होती है कि 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ जाएं। ठीक है, जो कि 1 से 2 वर्षों में केवल एक ही बार आते हैं। ठीक है, वो एक ही बार आते हैं 8 से अधिक वाले। तीसरा है, जबकि हल्के भूकंप हर मिनट में महसूस किए जाते हैं, किसी न किसी जगह पे महसूस किए जाते हैं। अब आते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी देखते हैं अब। तो अभी मैं आपको बता दूं, भूपर्पटी देखिए, पृथ्वी जो है 3 लेयर से मिलकर बनी है, 3 परतों से मिलकर बनी है। एक को कहते हैं भूपर्पटी, एक को कहते हैं मेंटल और एक को कहते हैं क्राउड। ठीक है, तो इसे पढ़ते आइए। भूपर्पटी सबसे पहले समझते हैं, जो कि पृथ्वी की पहली परत है। तो ये जो है ठोस पृथ्वी का सबसे भारी और भंगुर भाग है। ठीक है, भाई ये भारी भाग है सबसे, अगर हम जो है भूपर्पटी पर ही रहते हैं तो ये जो है सबसे भारी भाग है। दूसरा है महासागरों में इसकी मोटाई। अब देखिए, इसकी जो मोटाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है, हर जगह अलग है। जैसे महाद्वीपों में अलग है, महासागरों में अलग है और पर्वत श्रेणियों में अलग है। अगर इसकी मैं महासागरों में बात करूं तो इसकी मोटाई जो है 5 किलोमीटर है। महाद्वीपों के नीचे इसकी 30 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे 70 किलोमीटर है। तीसरा देखिए, इसका निर्माण किससे हुआ है, भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है, भारी चट्टानों से हुआ है। यानी ये जो है भारी चट्टानों से बनी है, भारी चट्टानों से बनी है। ठीक है, इसका घनत्व अगर बात करें इसके घनत्व की, तो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। ठीक है, कितना है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, महासागरों में 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब यानी महासागरों में इसका थोड़ा घनत्व कम है, क्या है, 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये जो है भूपर्पटी पृथ्वी की पहली परत है। दूसरी परत को आइए समझते हैं। दूसरी परत हमारे पास है मेंटल। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी मेंटल बोला जाता है, हिंदी में भी मेंटल बोला जाता है।
ये प्रॉपर्टी के नीचे का भाग है भाई। प्रॉपर्टी खत्म हो गई, प्रॉपर्टी के बारे में अभी हमने पढ़ लिया। उसके नीचे एक परत और है जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के नीचे का भाग है। 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है भाई, 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद क्रोड यानी जो तीसरी लेयर है हमारी पृथ्वी की, ठीक है, वो शुरू हो जाती है। तो 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है मेंटल की परत। और मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। अभी देखिए मेंटल के भी दो भाग हैं, एक है ऊपरी भाग, यानी मेंटल को हमने दो भागों में बांट दिया है, एक है ऊपरी भाग और एक है निचला भाग। तो जो मेंटल का ऊपरी भाग है उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग स्थल मंडल कहलाता है। अब देखिए जो हमने क्रस्ट यानी कि परपटी, भू परपटी जो भी हमने पढ़ी है, भू परपटी और मेंटल, ठीक है, भू परपटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना, ठीक है, यानी कि दुर्बलता मंडल, भू परपटी और दुर्बलता मंडल, अगर हम इसको ऐड कर लेंगे, इसको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, स्थल मंडल। इसको कई लोग क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। ठीक है, निचला मेंटल ठोस अवस्था में है। अभी ऊपरी भाग की बात करी थी दुर्बलता मंडल की, अब जो निचला मेंटल है वो क्या है, ठोस अवस्था में है भाई। वो इसका घनत्व कितना है, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि उससे ज़्यादा है, भूपटपटी से ज़्यादा है। तो अब यहाँ से भी आप समझ जाओ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व बढ़ रहा है, वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है, वैसे वैसे दाब भी बढ़ता है। पिछली वीडियो में बताया था ये बात मैंने। अब बात कर लेते हैं भाई, आखिरी परत जो है इसको इंग्लिश में कोर बोला जाता है। तो अब ये देखिए इसके भी दो पार्ट्स बना रखे हैं। ठीक है, एक को बोला जाता है बाहरी करोड और एक को बोला जाता है आंतरिक करोड, यानी कि आउटर कोर एंड इनर कोर। ठीक है, अब जो बाहरी करोड है हमारा, बाहरी करोड हमारा तरल अवस्था में है, और जो अंदरूनी कोर है यानी इनर कोर यानी कि आंतरिक करोड जो है हमारा वो ठोस अवस्था में है। याद रखिए ये बात। तीसरा पॉइंट क्या है कि मेंटल और कोर यानी कि मेंटल और क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। देखिए यानी यहाँ पे देखिए ये मेंटल है, ये कोर यहाँ से शुरू हो गई, यानी क्रोड की परत यहाँ से शुरू हो गई। तो ये जो सीमा है, इस सीमा पर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का घनत्व कितना है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा देखिए केंद्र में, अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो वहाँ पे घनत्व कितना है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। अब देखिए क्रोड किससे बना है, क्रोड किससे बना है, क्रोड जो है बाहरी पदार्थों से बना है, निकल और फेरम। अब ये निकल और फेरम जो कुछ तत्व पदार्थ है इनसे बना है। ठीक है, क्रोड निकल और फेरम से बना है। ओके, इसको शॉर्ट में निफे भी बोला जाता है, NI और FE ले लेते हैं, निफे। यानी कई बार हम शॉर्ट में बोलना चाहें कि क्रोड किससे बना है तो हम बोलते थे निफे से बना है। ठीक है, तो ये पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसका तीसरा पार्ट जो फाइनल पार्ट होगा वो आएगा जिसमें मैं ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वही बच रहा है, ज्वालामुखी, उसके क्या प्रकार है और उससे क्या क्या आकृतियाँ बनती है, पेकोलिथ बेथोलिथ पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आती वो चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँगा। वैसे तो मैं रोज़ डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा अब, कि मैं रोज़ डेली अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, भरपूर लाइक और भरपूर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में, अपने फ्रेंड्स में भरपूर शेयर कर दीजिए इसको, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सकें और अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।